आज हम पढ़ेंगे किनशिप कास्ट एंड क्लास का सेकंड पार्ट। बेटा बंधुत्व, जाति और वर्ग के बारे में, अर्ली सोसाइटी के बारे में हम पढ़ रहे थे। तो आज हम पढ़ेंगे इस समाज में जो पेरेंट्स हैं उसकी प्रॉपर्टी से रिलेटेड क्या रूल है, विवाह के लिए क्या रूल है, परिवार के लिए क्या रूल है, गोत्र के लिए वीमेन का क्या रोल है, और जो अर्ली सोसाइटी में वीमेन्स हैं उनकी क्या इम्पोर्टेंस रही होगी। तो फर्स्ट हम पढ़ेंगे रूल अबाउट फैमिलीज। फैमिलीज के बारे में क्या रूल था। ऑल द फैमिलीज आर नॉट आइडेंटिकल, दे वर इन द टर्म्स ऑफ नंबर, रिलेशनशिप विद ईच अदर एंड काइंड्स ऑफ एक्टिविटी दैट दे हैव शेयर। कि सभी परिवार ना बेटा जो लोगों की संख्या समान नहीं थी, काम करने के तरीके से लोग समान नहीं थे एक दूसरे को, और अपने विचार साझा करने में, गतिविधियों में लोग एक दूसरे के साझा नहीं थे। वो तो आज भी है कि हर एक परिवार में रहने वाले लोगों की संख्या अलग होती है। किसी में 4 लोग रहते हैं, किसी में 5 रह रहे हैं, किसी में 3 रह रहे हैं। तो लोगों के विचार भी अलग, थॉट्स भी अलग होते हैं, काम करने का तरीका अलग होता है। वेरी ऑफन पीपल बिलोंगिंग टू द सेम फैमिली शेयर फूड एंड अदर रिसोर्सेज, लाइफ, वर्क एंड परफॉर्म रिचुअल्स। यानी कि एक ही परिवार में रहने वाले सेम लोग हैं, वो आपस में खाना शेयर करते हैं, काम एक दूसरे के साथ साझा करते हैं, जो संसाधन होते हैं वो एक दूसरे के साथ साझा करते थे, और जो भी अनुष्ठान या धार्मिक पूजा उनके होती थी उसमें भी वो एक साथ मिलकर भाग लेते थे। तो ये अर्ली में क्या बेटा, ये तो अब भी होता है। अगर 2 भाई आपस में हैं, एक के पास बाइक है तो दूसरा वो बाइक भी यूज़ कर सकता है, गाड़ी यूज़ करता है, एक दूसरे की हेल्प करते हैं, जो खाना जो बनाते हैं वो साथ मिलकर इकट्ठा बैठकर वो खाते हैं। तो ये फैमिली के रूल रेगुलेशन है। फैमिली आर जनरली ए लार्जर पार्ट ऑफ द नेटवर्क ऑफ द पीपल नोन एज रिलेटिव एंड किनफॉल्क। यानी कि जो कई रिश्ते ऐसे होते हैं जो खून के रिश्ते होते हैं, ब्लड के रिश्ते होते हैं, जैसे दादा, फिर पापा, फिर चाचा, ताऊ, उनके बच्चों के आपस में खून का रिश्ता होता है। लेकिन जैसे बुआ के बच्चे, मामा के बच्चे, उनके साथ खून का रिश्ता नहीं होता, लेकिन फिर भी उनके साथ हमारा रिश्तेदारी होती है। रिश्तों के नाम होते हैं जिनको रिश्तों के नामों से जाना जाता है। Differ defined in many ways, such as in some societies cousins are regarded as relative and in other societies they are not। कुछ सोसाइटी में जो हमारे चचेरे भाई हैं, बुआ का बेटा, मामा का बच्चा, इनको चचेरे भाई बहनों का नाम दिया गया है, लेकिन कुछ सोसाइटीज़ में या कुछ समाज में इनको नाम नहीं दिया गया। In the case of early society, in easy to historian to retrieve information about the families of elite classes। यानी कि शुरुआती जो टाइम पीरियड था बेटा, उसमें कुलीन समाज के बारे में जानकारी प्राप्त करना बहुत ही ईजी था, क्योंकि अमीर लोग बहुत कम रहे होंगे संख्या में। अमीर लोग अगर कोई फंक्शन सेलिब्रेट करते हैं तो वो भी सब लोगों को आंखों के सामने या सब लोगों के सामने बहुत ही बड़ा उदाहरण रहा होगा। तो लोग उसको याद रखते थे कि ये लोग इस तरीके से रिचुअल्स अपने बनाते हैं, या ये लोग इस तरीके से अपना काम करते हैं, इस तरीके से अपने घर को बना के रखते हैं, इनके बच्चे इस तरीके से काम करते हैं। अगर हम नॉर्मल ह्यूमन बींग है, बहुत सारे इंसान होते हैं, तो उनके बारे में इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करना बहुत मुश्किल होती है। अगर 1-2 इंसानों के बारे में नॉलेज इकट्ठा करना हो या इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करना हो तो वो ईजी होता है। On the other hand, it is very difficult to reconstruct the familiar relationship of ordinary people। दूसरी ओर साधारण परिवार के लोगों के जो पारंपरिक संबंध आपस में थे, आपस में भाईचारा कैसा था, किस तरीके से जीवन यापन करते थे, किस तरीके से विवाह संबंध स्थापित करते थे, किस तरीके से वो उनके रिश्तेदारों के साथ रिलेशन थे, ये जानना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि ये किसी शिलालेख पे नहीं लिखा जाता था। लेकिन अगर कुलीन वर्ग के लोग कोई काम करते थे तो वो शिलालेख पे अंकित होता था, जिसकी वजह से इतिहासकारों को बहुत ही अच्छी तरीके से पता लग जाता था कि कुलीन परिवार उस तरीके से अपना जीवन यापन करता था। अनदर इम्पोर्टेंट फैक्टर इज़ द एटीट्यूड टुवार्ड्स फैमिली एंड किनशिप। यानी कि परिवार और रिश्तेदारों के लिए सबसे बड़ा बेटा दृष्टिकोण है। कुछ लोग अपने परिवार में रहकर भी परिवार के साथ नहीं रह पाते, अलग रहते हैं, चिड़चिड़े रहते हैं, परिवार के साथ मिलकर काम नहीं करते, साथ बैठकर खाना नहीं खाते, खुश नहीं रहते। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो परिवार के साथ रहकर बहुत ही खुश होते हैं, हर चीज़ को इंजॉय करते हैं, और अपने परिवार के साथ हमेशा मिलके साथ रहना उनको बड़ा अच्छा लगता है। तो सबसे जो फैमिली है, फैमिली रिलेशनशिप को निभाने के लिए एटीट्यूड बड़ा मैटर करता है। कि जो इटरनली फीलिंग होती है ना किसी इंसान की अंदर से आंतरिक भावना जो होती है कि कैसा इटरनली फीलिंग वो सोच रहा है कि परिवार के साथ उसका कैसे संबंध हो। It is also investigated and analyzed by historians। These factors are important to as they give insight into people thinking। इतिहासकारों ने ये भी जांच महत्वपूर्ण निकाली है कि एक आदमी का आंतरिक दृष्टिकोण क्या है परिवार के प्रति। अब रूल्स अबाउट पैटर्निटी, पितृत्व के लिए रूल्स है बेटा। ये जो पिक्चर दिखाई गई है ये बिंदुसार की पिक्चर है, उसने अपने पुत्र अशोका को बनाया था। वैसे तो यही था कि राजा का सबसे बड़ा बेटा राजा बनता है, लेकिन इसके 100 बेटे थे और 100 बेटों में से कोई भी बच्चा काम का नहीं था, तो इसने अपने लास्ट जो बेटा था अशोका उसको राजगद्दी दी थी। ठीक है,
तो पढ़ते हैं इसके बारे में। अंडर पैटर्नली सिस्टम सन्स हैव क्लेम टू देयर फादर्स वेल्थ व्हेन द लेटर डाइड। इस पितृसत्ता प्रणाली में एक बेटा अपने पिता की संपत्ति को क्लेम कर सकता है पिता की मृत्यु के बाद, यानी कि पितृसत्ता जो प्रणाली होती है उसमें जैसे दादा की डेथ के बाद पापा को, चाचा को, ताऊ को संपत्ति मिलती है, इधर ही आगे उनके बच्चों को यानी कि उनके बेटों को संपत्ति मिलती है, बेटियों को संपत्ति में कोई हिस्सेदारी नहीं दी जाती थी। इन केस किंग डिड नॉट हैव सन ही वाज सक्सीड बाय वन ऑफ हिज ब्रदर्स। अगर किसी आदमी के बेटा नहीं होता तो वो अपने किसी सक्सेसफुल भाई को, कामयाब भाई को, जो उसके साथ बनती उस भाई को अपनी ज़मीन का मालिक बना सकता था, या उसके किसी बच्चे को गोद ले सकता था, अडॉप्ट कर सकता था। अडॉप्ट किए हुए पुत्र को इतिहास में दत्तक पुत्र बोलते हैं। लेकिन एक कहानी ऐसी थी जो मैंने आपको बताई थी सेकंड चैप्टर में कि चंद्रगुप्त मौर्य की पुत्री थी, सेकंड जो चंद्रगुप्त था उसकी जो बेटी थी उसका नाम था प्रभावती गुप्ता। उसकी कहीं शादी की थी, उसके हस्बैंड की शादी करने के थोड़े दिन बाद ही डेथ हो गई थी, तो उसको ओनरशिप मिली थी। सिर्फ उस टाइम पीरियड में एक वही सिंगल लेडी थी जिसको लैंड की ओनरशिप मिली थी। अब विवाह के लिए कुछ रूल्स रेगुलेशन हैं बेटा, क्या है वो देखो। धर्मसूत्र रिकॉग्नाइज्ड 8 फॉर्म्स ऑफ मैरिज। धर्मसूत्र ने तो शादी के 8 नियम बनाए हैं। आउट ऑफ दिस 4 फॉर्म्स ऑफ मैरिज वर कंसिडर्ड एज गुड। लेकिन इनमें से भी पब्लिक को यानी कि इतिहासकारों को, लोगों को 4 ही अच्छे लगे कि 4 तो बड़े खराब रूल्स हैं जिसको हम फॉलो नहीं कर सकते, लेकिन 4 रूल बड़े अच्छे हैं जिसको हम फॉलो कर सकते हैं। द रिमेनिंग मैरिज वर कंडेम्ड बिकॉज दे डू नॉट फॉलो ब्राह्मिक नॉर्म्स। शेष विवाहों को अच्छा नहीं माना जाता क्योंकि वो ब्राह्मणों के जो नॉर्म्स हैं, जो रूल रेगुलेशन है, उसको फॉलो नहीं करते। वीमेन कुडंट गेट एनी शेयर इन हर पेरेंटल प्रॉपर्टीज़। जो महिलाएं हैं उसको अपने पिता की संपत्ति में से कुछ हिस्सा नहीं मिल सकता, वो अपने पिता की संपत्ति पर कोई अधिकार नहीं रख सकती। ऐसा उस टाइम पीरियड में या आज के टाइम पीरियड में भी देखने को मिलता है। अब तो थोड़े से नॉर्म्स सरकार ने चेंज कर दिए। अगर लड़की चाहे तो अपने पिता की संपत्ति पे अपना अधिकार दर्ज करवा सकती है, वो उसका राइट है, वो ले सकती है, लेकिन अगर वो नहीं चाहे तो वो नहीं लेती। लेकिन ऐसा नहीं है कि उसके भाई या उसका पिता ये कहे कि तेरे को प्रॉपर्टी में से कोई शेयर नहीं मिलेगा। हाँ, एक्सोमी मैरिंग आउटसाइड ऑफ द कंसीडर डिज़ायरेबल। जो विवाह बहिर्विवाह था ना उसको वांछनीय माना जाता था, यानी कि जो लोग हैं अपने ही कास्ट में, अपने ही गोत्र में विवाह कर सकते हैं। अपने गोत्र की से बाहर निकलकर दूसरी गोत्र में अगर वो शादी करते हैं तो वो उसको बहुत ही निंदनीय माना जाता था, उसको गौरव की दृष्टि से या अच्छा विवाह नहीं बोलते थे उस टाइम पीरियड में। आज भी थोड़ा थोड़ा लोगों की सोच बदली है, लेकिन बहुत ज़्यादा लोगों की सोच इस मामले में अभी भी अवेयर नहीं हुई है। अभी भी लोग अपने गोत्र से अगर कोई बाहर गोत्र मैरिज करता है तो उसको लोग गांव में, शहरों में, कहीं भी जाओ, अगर वो कहीं भी इकट्ठे होते हैं जहाँ पे लोग, वहाँ वो इकट्ठा होता है तो उसको थोड़ा सा उस दृष्टि से देखा जाता है कि इसने अपने गोत्र से बाहर शादी की है। कन्यादान ऑफ द गिफ्ट ऑफ ए डॉटर इन मैरिज वाज एन इम्पोर्टेंट रिलीजियस ड्यूटी ऑफ फादर। कहते हैं कि कन्यादान करना एक फादर की रिलीजियस ड्यूटी थी, धार्मिक कर्तव्य था। उस टाइम पीरियड में तो एक जो फादर था उसने अपनी बेटी को गिफ्ट देने की प्रथा चलाई होगी, ठीक है, लेकिन वो प्रथा धीरे धीरे इतना विकराल रूप देने लगी कि पढ़ते पढ़ते, मतलब जब से हमने पढ़ना सीखा, समझना सीखा, तो डाउरी सिस्टम को पता लगा था कि पहले टाइम में अपने पिता से खुशी से जो भी गिफ्ट दे दिया लोग एक्सेप्ट कर लेते थे, लेकिन धीरे धीरे लोगों ने मांगना स्टार्ट कर दिया कि अगर शादी करनी है तो मुझे ये चाहिए, ये चाहिए। उस केसेस में कितनी सारी लड़कियों को जला देते हैं, मार देते हैं, डिवोर्स हो जाते हैं, या जन्म लेते ही जो पेरेंट्स हैं वो अपनी लड़कियों को मार देते हैं कि बड़े होकर इनको डोरी देनी पड़ेगी, दहेज देना पड़ेगा। तो एक छोटी सी प्रथा, एक बहुत ही अच्छा रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से किसी ने ये चलाया था कि एक फादर उसको अपनी बेटी को ज़मीन में हिस्सा नहीं दे सकता, लेकिन अपनी इच्छा से कुछ गिफ्ट उसको देता है। लेकिन इस गिफ्ट ने बहुत ही ख़राब रूप ले लिया था। अब इसके कानून भी बहुत सारे बने हैं, लेकिन आप लोगों को पता है कि करप्शन इतना ज़्यादा है, कोई कानून कितना कहाँ तक जाके अप्रूवल मिलता है या कितना वो सक्सेसफुल होता है, वो तो लोगों की सोच पे, लोगों की थिंकिंग पे डिपेंड करता है। तो डॉरी सिस्टम आज भी है, कुछ एक लोगों में काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ है, कुछ लोग आगे बढ़कर खुद मना कर रहे हैं दहेज नहीं लेंगे, लेकिन कुछ एक जगह अभी भी आज के टाइम पीरियड में भी ये है। टाइप्स ऑफ मैरिज, विवाह के 4 प्रकार हैं: इंडोगैमी, एक्सोगैमी, पॉलीगैमी और पोलियंडर।
देखो एंडोगैमी है गोत्र विवाह, लोग अपने ही गोत्र में अगर विवाह करते हैं, जैसे बिश्नोई है वो बिश्नोई कास्ट में विवाह करेगा, जाट है वो जाटों में करेगा, अगर राजपूत है वो राजपूत में शादी करेगा, ब्राह्मण है वो ब्राह्मण में शादी करेगा। ऐसा नहीं है कि वो अपने कुल से या अपने गोत्र से बाहर निकल कर कहीं शादी करेगा। एक्सोगैमी विवाह वो होता है जिसमें वही विवाह का तात्पर्य किसी अपने समूह या परिवर्जनों से बाहर विवाह करना। जैसे एक्सोगैमी रेफर टू द मैरिज आउटसाइड वन ओन ग्रुप ऑफ स्किन, यानी कि जो उनके किन का ग्रुप का नहीं है उससे बाहर। जैसे शिल्पा शेट्टी की मैंने पिक्चर लगाई है तो इसमें है कि शिल्पा शेट्टी ने राज कुंद्रा से शादी की, वो शेट्टी थे लेकिन उसने कुंद्रा से शादी की है। तो उस तरीके से गुप्ता से वो अगर पंजाबियों में जाती है तो उसका जो गोत्र है वो बिल्कुल चेंज हो जाता है। पॉलीगैमी में क्या होता है बेटा, एक आदमी बहुत सारी पत्नियां रख सकता है, बहुत सारी फीमेल से शादी कर सकता है। ऐसा ही जीता जागता उदाहरण आज के टाइम पीरियड में है। यानी कि हमने कहानियां सुनी थी कि राजा महाराजाओं ने इतनी शादियां की, उनके कितने बच्चे होते थे, ये थे वो थे, पता नहीं वो होता था कि नहीं होता था। पर मैंने अभी आज जब ये पिक्चर देखी और फिर मैंने इंटरनेट पे सर्च किया तो मैंने पाया कि इट इज़ रियलिटी और ये अभी रियल लाइफ में एग्जिस्ट करता है। अभी भी वो परिवार है वहाँ पे। ये आपको एक फ़ोटो दिख रही है जोइना चाना की, ये एक आदमी है, इसके 39 वाइफ्स हैं, 39 पत्नियां रखता है, 93 चिल्ड्रन, 93 बच्चे हैं और 33 ग्रैंडसन यानी कि 33 पोते पोतियां इसके पास हैं। क्या गजब की फैमिली है। इन लोगों ने सोसाइटी टाइप अपना कुछ एक घर बना रखा है, उसमें सब लोग अपने अपने कमरों में अपने अपने घरों में रहते हैं। सब लोग अभी भी मिलकर रहते हैं, मिलकर साथ काम करते हैं और कोई भी इनका फंक्शंस होता है वो मिलकर अटेंड करते हैं। कि आज के टाइम पीरियड में भी ऐसा देखने को मिलता है कि इस आदमी ने तो पत्नियां रखने का जितना भी रिकॉर्ड था, जितना भी बड़ा रिकॉर्ड था, सारे रिकॉर्ड इसने तोड़ दिए हैं। तो पॉलीगैमी में क्या होता है, पॉलीगैमी में एक आदमी बहुत सारी पत्नियां रख सकता है। और पॉलीएंड्री में क्या होता है, एक पत्नी बहुत सारे पति रख सकती है। जैसे कि महाभारत में द्रौपदी के 5 पति थे, 5 पांडव। हो सकता है ये भी उस टाइम कोई प्रथा रही होगी कि एक स्त्री बहुत ज़्यादा पुरुषों के साथ शादी कर सकती है। उसके बाद है गोत्र के रूल्स फॉर वीमेन। फीमेल के लिए गोत्र के क्या क्या रूल हैं कि एक तो बेटा उसका फर्स्ट यही रूल है, one Brahminical practice was to classify people in term of gotra. Each gotra was named after a Vedic seer and all those who belonged to the same gotra was regarded as his disconnected. कहते हैं कि जो भी वेदों के थ्रू उसके गोत्र मिला है वो उसके वंशज में अपने आप चला जाएगा, वो बदल नहीं सकते। जैसे मेरे दादाजी से गोत्र मेरे फादर को मिला था, फादर से भाई को मिला है, भाई से भाई के बच्चों को, फिर उनके बच्चों को, इस तरीके से उनके वंशज चलते रहेंगे। लेकिन फीमेल के लिए थोड़ा सा अलग ही रूल है, मेरे लिए कुछ और रूल बना होगा। देखो आगे कैसे। 2 रूल्स अबाउट गोत्रा वर पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट। गोत्र के बारे में 2 नियम इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट, वीमन वर एक्सेप्टेड टू गिव अप देयर फादर्स गोत्र एंड अडॉप्ट दैट ऑफ देयर हस्बैंड ऑन मैरिज। यानी कि जो महिलाएं हैं वो शादी के बाद अपने पिता का गोत्र त्याग देती हैं और अपने ससुराल के गोत्र अपना लेती हैं। ऐसा उस टाइम पीरियड में जो रूल्स रेगुलेशन थे उसमें लिखा गया था। लेकिन आज के टाइम में थोड़ा सा चीज़ें चेंज हो रही हैं। अब फीमेल्स हैं वो अपने हस्बैंड का गोत्र एक्सेप्ट तो करती हैं शादी के बाद, लेकिन उसके साथ साथ अपने फादर का गोत्र भी रख लेती हैं। जैसे कि मैं भी अपने, बहुत सारे आगे भी एग्जाम्पल आएंगे, लेकिन मैं भी अपने नाम के पीछे सुमन सावंत, सुमन भाकर सावंत लिखती हूँ। जैसे मेरा अपना गोत्र भाकर है उसको भी रखती हूँ और जो ससुराल वालों का गोत्र सावंत उसको भी रखती हूँ। तो हाँ, आज के टाइम पीरियड में ऐसा है कि दोनों ही वो गोत्र रखते हैं। सेकंड इसके नॉर्म्स हैं, मेंबर्स ऑफ द सेम गोत्रा कुड नॉट मैरी। और सेम ही गोत्र के लोग आपस में शादी नहीं कर सकते, ये आज भी है। हम एक सेम गोत्र क्या, 2-3 माँ की गोत्र, पिता की गोत्र, फिर दादी की गोत्र, 1-2 और गोत्र है, ऐसे ऐसे 1-2 गोत्र छोड़ के फिर वो शादी करना उनको होता है। वन वे टू फाइंड out whether this is the commonly followed to consider the name of men and women which was sometime derived from gotra names. Some of Satavana rules were polygynous. कहते कि ये पता लगाने का तरीका है कि क्या आमतौर पर एक सतावन राजा था तो उस टाइम पीरियड में क्या था कि उसकी कुछ एक रानियां थी, उन्होंने उसका नेम अपना लिया था गोत्र का, अपने फादर की गोत्र का नेम त्याग कर। लेकिन कुछ रानियां ऐसी थी जो उन्होंने अपने फादर की गोत्र को अपनाए रखा था, नहीं छोड़ा था। ठीक है। और वो बहुपत्नी रखता था। ठीक है।
द क्वींस हु मैरिड सत्तावना, हाँ ये देखो नीचे लिख रखा है, इसमें क्वींस बताता है कि कई विवाह के बाद भी उनके पिता के गोत्र थे। जैसे ऐश्वर्या राय बच्चन, राय उसका गोत्र है, उसने बच्चन भी अपना लिया, राय भी रख लिया। करीना कपूर खान, करीना कपूर है तो उसने अपना कपूर भी रखा है, पीछे खान भी लगाया है। माधुरी दीक्षित है तो उसके संस्कार भी लगाया है और पीछे माधुरी दीक्षित तो उसका खुद का है और उसने शेखर है वो भी अपना लिया है। तो इस तरीके से शंकर जो उसका कास्ट था वो भी अपना लिया। तो फीमेल आज के टाइम पीरियड में अपने हस्बैंड की कास्ट को, अपने हस्बैंड के गोत्र को अपनाने के साथ साथ अपना गोत्र भी वो रख सकती है। ऐसे उस टाइम पे भी कोई रूल रहा होगा। What is though also apparent is that some of these queens belong to the same गोत्रा। और हाँ, उस जो 57 शासक था, 57 जो राजा था, उसके एक और चीज़ अपोजिट मिली थी। अभी हमने पढ़ा था कि एक आदमी का रूल रेगुलेशन यही कहते हैं कि वो अपने गोत्र में शादी नहीं कर सकता, लेकिन 57 जो राजा था उसने अपने गोत्र में ही शादी की थी। तो उसकी कई पत्नियां ऐसी थी जो उनकी गोत्र में ही शादी हुई थी, तो जो धर्म ग्रंथों के विपरीत था। उसके बाद है इसमें वियर मदर इम्पोर्टेंट इन अर्ली सोसाइटीज़, की माता का क्या रोल रहा होगा। वैसे तो पितृसत्तात्मक प्रणाली थी, बेटे को सत्ता मिलती थी, लेकिन बाहुबली पिक्चर में हमने देखा था कि उसकी माँ का बड़ा ही इम्पोर्टेंट रोल था, इसीलिए ये पिक्चर लगाई गई है। तो इसी तरीके से कई परिवार ऐसे थे जिसमें बच्चे छोटे थे, भाई भी नहीं होते थे, पिता के डेथ हो जाने के बाद महिला जो थी वही उसका कारोबार, उसका जो वंशज था वो आगे बढ़ाती थी, उसके घर गृहस्थी को संभालती थी। तो इसीलिए उसका जो रोल था वो बड़ा ही इम्पोर्टेंट हो जाता था उस टाइम पीरियड में। वी हैव सीन द 57 रूल्स वर आइडेंटिफाइड थ्रू मेट्रोनोमिक, इट मीन्स दे आर नेम्ड डिराइव्ड फ्रॉम दैट ऑफ मदर। हमने देखा है कि 7 वाहन शासकों की पहचान मेट्रोनोमिक्स के माध्यम से की गई थी। इसका मतलब है उनकी माता से प्राप्त थी, यानी कि जो सातवाहन शासक था उसका पिता नहीं था तो उसकी माता का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था, उसकी वो अपने माता के नाम से ही जाने जाते थे, पहचाने जाते थे। सातवाहनों के मामले में हम जानते हैं कि शासन का उत्तराधिकारी आमतौर पर पितृत्मक माना जाता था, जो पिता की मृत्यु के बाद बच्चों को मिलती है। इन केस ऑफ द सतावान वी नो दैट द सक्सेशन ऑफ देयर थ्रोन वाज जनरली पेट्रिलियन, के पिता की मृत्यु के बाद बच्चों को मिलता है। लेकिन किसी केस में अगर पिता जल्दी एक्सपायर हो जाते हैं, उसका कोई बेटा राज संभालने लायक नहीं होता, उसकी सत्ता संभालने लायक नहीं होता, घर संभालने लायक नहीं होता, तो उसकी जो पत्नी है, जो फीमेल है, उसी को ही सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उठानी पड़ती है, जिस वजह से मात्रात्मक सत्ता आ जाती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो माता अपनी बेटी को वो सत्ता दे देगी, वो माता भी अपने बच्चों को, अपने बेटों को ही सत्ता देती है, अपने बेटों को ही देती है कि आगे वंश बढ़ाएं उसका, वो भी अपनी बेटियों को नहीं देती। आज के टाइम पीरियड में ऐसा है कि बेटी क्लेम कर सकती है, आज के टाइम पीरियड पे एक बेटी को उसका भाई और उसके पापा, उसकी मम्मा कोई नहीं रोक सकते कि आप संपत्ति में से अधिकार नहीं ले सकते। अगर वो चाहे तो वो ले सकती है अपनी मर्जी से, चाहे तो वो नहीं भी ले सकती। तो ये हमने पढ़ा है विवाह के क्या रूल रेगुलेशन थे, गोत्र के क्या रूल रेगुलेशन थे, पिता के जो प्रॉपर्टी है वो किस तरीके से किसको मिलती थी, किसको नहीं मिलती थी।